आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक मॉड्यूल हिंदी के अंतर्गत काव्य बोध व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो आज हम काव्य बोध हिंदी व्याकरण निदानात्मक मॉड्यूल हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना सही विकल्प से संबंधित। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा जो है आचार्य विश्वनाथ की है। दूसरा प्रश्न है काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। तीसरा प्रश्न है किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं? तो प्रबंध काव्य में छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध विभाव से है। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस का। ले, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं? तो छंद कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, धर्म, तत्व को अलंकार कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। द्वितीय मतलब दूसरे, चतुर्थ मतलब चौथे। तो दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो 11-11 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम परिभाषा है। तो यह पंडित जगन्नाथ की है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। यह परिभाषा पंडित जगन्नाथ की है। रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन काव्य में किया जाता है। तो खंड काव्य में किया जाता है। एक घटना का वर्णन या हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन खंड काव्य में किया जाता है। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। तो अभिनय तत्व दृश्य काव्य में पाया जाता है, इसलिए रिक्त स्थान में जाएगा दृश्य काव्य। काव्य में रस का अर्थ स्वीकार किया गया है। तो काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन रस में होता है। तो श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस में नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अगला है कविता के रचना विधान को कहते हैं? तो छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं और यहाँ सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। छंद प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। अगला है जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वीर रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह है। भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं? तो भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं या पद्य कहते हैं। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला है सत्य असत्य कथन लिखिए। तो इसमें आपको सत्य असत्य बताना है और लिखना है। पहला प्रश्न है सत्य असत्य में रामचरितमानस महाकाव्य है। तो यहाँ सत्य है, जो रामचरितमानस है महाकाव्य है। तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी भाषा है और रामचरितमानस का जो छंद है प्रमुख छंद चौपाई है और रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। दूसरा है दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रदान होता है। तो दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रदान होता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी आते हैं।
मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, तो यह भी सत्य है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और जितने भी मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं की गिनती निश्चित होती है। जैसे दोहा, उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार जो भी छंद है मात्रिक छंद, उनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अगला है वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, तो यह भी सत्य है। वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व होता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण के 8 प्रकार होते हैं और गण को याद रखने का सूत्र है यमता राजभान सलगा। अगला प्रश्न है रस के 7 अंग होते हैं, तो यह असत्य है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो यह असत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो यह असत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अनुयोक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, तो यह भी असत्य है। अनुयोक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, न कि अनुयोक्ति में। अगला प्रश्न है बन ठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, तो यह भी असत्य है। बन ठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी से संबंधित सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो यहाँ पर सही जोड़ी आपको दे रखी है। जैसे कामायनी, ये महाकाव्य है ना, तो यहाँ पर हम महाकाव्य लिख देंगे और ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। और कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। दूसरा है दोहा, तो दोहा जो है छंद है। तीसरा है सुदामा चरित, तो सुदामा चरित जो है खंड काव्य है, तो यह 3 नंबर पर आ जाएगा और सुदामा चरित नरोत्तम दास जी ने लिखा है। अगला है नाटक, तो नाटक जो है दृश्य काव्य है, तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा। नाटक है, एकांकी है, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। सांतरस, तो सांतरस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो यह 5 नंबर पर आ जाएगा। दूसरी जोड़ी दे रखी है काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं, हम इसे पहले नंबर पर लिख देंगे। तो काव्य की आत्मा, इसकी सही जोड़ी होगी रस। छंद के प्रकार, छंद के 2 प्रकार होते हैं, तो छंद के प्रकार की सही जोड़ी होगी 2। चौपाई, तो चौपाई का जाएगा मात्रिक छंद तीसरे का, तो चौपाई की सही जोड़ी हो जाएगी मात्रिक छंद। 3 वर्णों का मेल, तो 3 वर्णों का जो मेल होता है वो गण कहलाता है, तो इसलिए 3 वर्णों का मेल, इसकी सही जोड़ी हो जाएगी गण। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई जो रचना है बिहारी जी ने लिखी है, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी श्रृंगार परक। बिहारी सतसई रचना जिसमें 719 दोहे हैं और बिहारी जी की रचना है, इसमें श्रृंगार रस का अधिक वर्णन किया गया है, श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए बिहारी सतसई की सही जोड़ी हो जाएगी श्रृंगार परक। जोड़ी से संबंधित तीसरा प्रश्न है अलंकार, तो अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण या गहना होता है, इसलिए पहले की सही जोड़ी हो जाएगी आभूषण। दूसरा है जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, तो उसे हम अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं, इसलिए दूसरे की सही जोड़ी हो जाएगी अनुयोक्ति अलंकार। तीसरा है प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण, तो प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण या आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो तीसरे की सही जोड़ी हो जाएगी मानवीकरण। अगला है लोक मर्यादा की सीमा लांघकर वर्णन, तो लोक सीमा की मर्यादा को लांघकर वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, तो इसलिए इसकी सही जोड़ी हो जाएगी अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ भी ना बदले, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, इसलिए 5वें की सही जोड़ी हो जाएगी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी दे रखी है। अगला प्रश्न है अपना एक वाक्य में उत्तर लिखिए
किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। जो मुक्तक काव्य होता है उसमें छंदों का क्रम नहीं होता है, जबकि प्रबंध काव्य में छंदों में संबंध होता है, तो उसमें पूर्वापर संबंध होता है प्रबंध काव्य में, और मुक्तक काव्य में नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा मुक्तक काव्य। अगला है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई छंद है। चौपाई छंद प्रमुख है रामचरितमानस का। अगला है मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं। बतरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा रस है? तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई पंक्ति में श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? तो अर्ध सममात्रिक छंद दोहा छंद है। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद में। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, और अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में किया जाता है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है गणों की कुल संख्या लिखिए। तो गणों की कुल संख्या 8 होती है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, और गणों की कुल संख्या 8 होती है। इसको याद रखने का सूत्र है यमाता राज भांसलगा। 16-16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है? तो 16-16 मात्राओं का चरण चौपाई छंद में होता है। तो 16-16 मात्राएं जिस छंद में होती हैं वो चौपाई छंद होता है। अगला है साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त ने ये रचनाएं लिखी हैं साकेत और पंचवटी। साकेत इनका महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, और पंचवटी जो है खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है रस किसे कहते हैं? तो कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? तो मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है मात्रिक छंद। और वर्णों की संख्या पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई छंद आते हैं, और वर्णिक छंद के अंतर्गत सवैया, दुर्मिल, किरीट, मदगयंत छंद आते हैं। अगला है जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल हिंदी कक्षा 10वीं काव्यबोध हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।